जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रवंदना चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 20वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने असेंबली बम केस में डॉक्टर रॉबसन की झूठी और मनगढ़ंत गवाही और उसको बेनकाब करते आसफ अली के तीखे सवाल देखे। आज बात करेंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के उस ऐतिहासिक बयान की जो उनकी ओर से उनके वकील आसफ अली ने सेशन जज मिडलटन की अदालत में 6 जून 1929 को पढ़ा था। यह बयान जेल में भगत सिंह ने स्वयं तैयार किया था। बड़े बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने उस बयान के लिए भगत सिंह की राजनीतिक सूझबूझ और वैचारिक परिपक्वता का लोहा माना है। इस बयान के द्वारा भगत सिंह ने न केवल अंग्रेज सरकार के झूठे गवाहों का पर्दाफाश किया था, बल्कि देश के हालात, क्रांति के अभिप्राय, आदर्श और उद्देश्य को अदालत के माध्यम से पूरे विश्व के सामने बहुत प्रभावी ढंग से रखा था। दोस्तों, भगत सिंह को आशंका थी कि सेशन जज इस बयान में कही गई महत्वपूर्ण राजनीतिक बातों को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे। इसलिए सारे देश तक यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए पहले ही इसकी कॉपी चुपचाप जेल से बाहर भिजवा दी गई थी, ताकि जैसे ही बयान अदालत में पढ़ा जाए, अगले ही दिन पूरा बयान अखबारों के माध्यम से जन जन तक पहुंच सके। भारत के अलावा विदेशी अखबारों तक इसे पहुंचाने में साथी क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा का बहुत बड़ा हाथ था। जनता की नजरों में भगत सिंह बड़ी तेजी से महानायक बनते जा रहे थे। जो बड़े बड़े नेता कल तक इनकी निंदा करते हुए नहीं थकते थे, उनके सुर बदल रहे थे। आखिर क्या था ऐसा उस बयान में? चलिए देख लेते हैं कुछ अंश। भगत सिंह कहते हैं, हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए जरूरी है कि हम भी कुछ कहें। 2 प्रश्न खड़े होते हैं। नंबर 1, क्या असेंबली में बम फेंके गए थे? यदि हां तो क्यों? नंबर 2, निचली अदालत ने हम पर जो आरोप लगाए हैं वे सही हैं या गलत? पहले प्रश्न के पहले भाग के लिए हमारा उत्तर है हां, लेकिन तथाकथित चश्मदीद गवाहों ने जो गवाही दी है वो सरासर झूठ है। चूंकि हम बम फेंकने का दायित्व स्वीकार करते हैं, इसलिए ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे बयान का सही मूल्यांकन किया जाएगा। सार्जेंट टेरी का यह कहना कि उन्होंने हम में से एक के पास से पिस्तौल छीनी थी, जानबूझकर बोला गया झूठ है। वास्तव में जिस समय हमने आत्मसमर्पण किया, उस समय हम में से किसी के पास कोई पिस्तौल नहीं थी। जिन गवाहों ने कहा है कि उन्होंने हमें बम फेंकते देखा था, उन्होंने भी सफेद झूठ बोला है। हमें आशा है कि जिन लोगों का ध्येय न्यायिक शुद्धता तथा निष्पक्षता की रक्षा करना है, वे इन तथ्यों से स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे। दोस्तों, भगत सिंह ने बम फेंकने की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें सजा का कोई भय नहीं था। वे तो क्रांति के आदर्श को घर घर पहुंचाने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने सार्जेंट टेरी के बयान को झूठा कहा और भगत सिंह का यह कहना 100% सत्य था। इसे सिद्ध करता है सरकारी गवाह मिस्टर क्लिफ का बयान। सरकार ने कई चश्मदीद गवाह खड़े किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ क्लिफ ने ऐसा दावा किया था कि उसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार होते समय देखा था। बाकी ने कहा था कि गिरफ्तार होने के बाद देखा। वही क्लिफ कहता है कि 2 गोलियां चलाने के बाद भगत सिंह ने पिस्तौल नीचे सीट पर रख दी थी और टेरी ने पिस्तौल नीचे सीट से उठाई थी। तो टेरी का यह कहना कि उसने भगत सिंह के हाथ से पिस्तौल छीनी थी, झूठ है। दूसरी बात, भगत सिंह ने कहा कि जो गवाह बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें बम फेंकते देखा, वो भी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, परिस्थितियां भगत सिंह के इस दावे को भी सच साबित करती हैं। सोभा सिंह अकेला गवाह था जो कहता था कि उसने भगत सिंह को बम फेंकते समय देखा था। न्याय के नाम पर अंग्रेजों के पाखंड को समझने के लिए इन झूठी गवाहियों को समझना बहुत जरूरी है। भगत सिंह ने अपने बयान में एक और सरकारी गवाह रॉबसन के झूठ का भी खूब भंडाफोड़ किया। भगत सिंह ने कहा, सरकारी वैज्ञानिकों ने कहा है कि बम बड़े जोरदार थे और उनसे अधिक नुकसान नहीं हुआ। इसे एक चमत्कार ही कहना चाहिए। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। पहली बात तो यह कि बम खाली जगह पर गिरे। यदि बमों के भीतर पोटेशियम क्लोरेट और पिक्रिक एसिड जैसे प्रभावशाली तत्व भरे होते
जैसा कि सरकारी विशेषज्ञ ने कहा है। हालांकि उसका दावा काल्पनिक है और बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। अगर ऐसा हुआ होता तो इन बमों ने अवरोधों को तोड़कर कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए लोगों को मार दिया होता और बमों में किसी घातक विस्फोटक के साथ पैलेट्स और डार्ट भरे होते तो विधानसभा के अधिकांश सदस्यों की जीवन लीला समाप्त हो गई होती। भगत सिंह आगे कहते हैं, यदि हम चाहते तो बमों को ऑफिशियल बॉक्स में फेंक सकते थे जो महत्वपूर्ण लोगों से भरा हुआ था, या सर जॉन साइमन को ही निशाना बना सकते थे जो प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठे थे और जिनके दुर्भाग्यपूर्ण कमीशन से देश के सभी विचारवान व्यक्ति घृणा करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बमों ने उतना ही काम किया जितने के लिए उन्हें तैयार किया गया था। यह कोई चमत्कार नहीं था। दोस्तों, भगत सिंह के ठोस तर्कों ने विस्फोटकों के विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबसन के झूठ का भी पर्दाफाश किया। रॉबसन के बयान में कही गई मनगढ़ंत बातों को हमने पिछले वीडियो में विस्तार से दिखाया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जरूर देखिए। अपने बयान में भगत सिंह आगे कहते हैं, मानव मात्र के लिए हमारा प्रेम किसी से भी कम नहीं है, अतः किसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। न तो हम जघन्य आक्रमणकारी और देश के लिए अपमानकारक हैं जैसा कि छद्म समाजवादी दीवान चमनलाल ने कहा है, और न ही हम पागल हैं जैसा कि लाहौर के अखबार ट्रिब्यून और कुछ दूसरे लोगों ने मान लिया है। हम तो केवल इतिहास, देश की वर्तमान परिस्थिति और मानवीय आकांक्षाओं के मननशील छात्र होने का विनम्रता पूर्वक दावा भर कर सकते हैं। हम ढोंग तथा पाखंड से घृणा करते हैं। दोस्तों, बम फेंकने के तुरंत बाद देश के बड़े बड़े नेताओं और अखबारों में क्रांतिकारियों के बारे में अधिक से अधिक बुरा लिखने की होड़ लग गई थी। इसलिए अपने बयान में भगत सिंह ने इन ढोंगियों को भी आड़े हाथों लिया। यह बात और है कि जनता का मूड देखकर बाद में इन सब ने पाले बदल लिए थे। अपने बयान में भगत सिंह असेंबली की निरर्थकता पर भी प्रहार करते हैं। भगत सिंह कहते हैं, जनता के प्रतिनिधियों ने कितनी ही बार राष्ट्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा, परंतु उसने निरंतर उनकी मांगों की अवहेलना करके हर बार उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सभा द्वारा पास किए गए गंभीर प्रस्तावों को रौंदा गया है। दमनकारी तथा निरंकुश कानूनों को समाप्त करने की मांग करने वाले प्रस्तावों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है और जनता के चुने हुए सदस्यों ने जिन कानूनों को अवांछित और अवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था, उन्हें कलम की एक चोट से लागू कर दिया गया। दोस्तों, ये भी 100% सच था, क्योंकि वायसराय के सामने विधानसभा पूरी तरह दंतहीन थी और ऐसा अनेक बार हुआ जब विधानसभा के द्वारा पास प्रस्तावों को वायसराय ने सिरे से खारिज कर दिया था। उन दिनों देश में अहिंसा पर बहुत बात हुआ करती थी और क्रांतिकारियों को हिंसावादी बताकर चुटभइये नेता भी बड़े हो जाते थे। अहिंसा के इस पाखंड को भी भगत सिंह ने अपने बयान में तार तार किया। वे कहते हैं, हमने काल्पनिक अहिंसा शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर उसकी व्याख्या कर देना भी आवश्यक है। आक्रामक उद्देश्य से जब बल का प्रयोग होता है उसे हिंसा कहते हैं और नैतिक दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब उसका प्रयोग उचित आदर्श के लिए किया जाता है तो उसका नैतिक औचित्य भी होता है। किसी भी हालत में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह विचार काल्पनिक और अव्यवहारिक है। इस देश में एक नया आंदोलन उठ खड़ा हुआ है जो गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रिजा खां, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी, लाफायते और लेनिन के कार्यों से प्रेरणा ग्रहण करता है। दोस्तों, बताइए, क्या इस तर्क को कोई झुठला सकता है? इस बयान का एक एक शब्द आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपने सीने पर गोली खाकर शहीद होने वाले वीर योद्धाओं को आप हिंसावादी कहेंगे? हरगिज नहीं। भगत सिंह आगे कहते हैं, हम मानव जीवन को अत्यंत पवित्र मानते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की बजाय हम मानव जाति की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। हम साम्राज्यवादी सेना के भाड़े के सैनिकों जैसे नहीं हैं जिनका काम ही नरहत्या होता है। इसके बाद भी हम स्वीकार करते हैं कि हमने जानबूझकर असेंबली भवन में बम फेंके। इसके पश्चात
हमने अपने कार्य के परिणाम स्वरूप दंड प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत कर दिया और साम्राज्यवादी शोषकों को यह बता दिया कि वे व्यक्तियों को कुचल सकते हैं, विचारों की हत्या नहीं कर सकते। दो महत्वहीन इकाइयों को कुचल देने से राष्ट्र नहीं कुचला जा सकता। दोस्तों, यदि भगत सिंह स्वयं स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने बम फेंके थे, तो सरकार के लिए उन्हें दोषी साबित करना आसान नहीं था। परंतु वे तो वहां कठोर से कठोर सजा पाने के लिए गए थे ना, ताकि खुद को जलाकर देश से गुलामी के अंधेरे को मिटा सकें। वे क्रांति के कालजयी विचार को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, एक बात और है, जब मई 1929 में एडीएम की अदालत में मुकदमा चल रहा था, तब अदालत में प्रवेश करते समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हर रोज इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। यही काम इन्होंने सेशन जज की अदालत में भी किया था। एडीएम मिस्टर पूल ने भगत सिंह से इनकलाब का अभिप्राय पूछा था। वहां तो भगत सिंह ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया था इसकी भी व्याख्या करने का। सेशन जज की अदालत में भगत सिंह ने इनकलाब की व्याख्या करते हुए कहा, निचली अदालत में मुझसे पूछा गया था कि क्रांति से हमारा क्या अभिप्राय है। इसके बारे में हमारा कहना है कि क्रांति में घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने की गुंजाइश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई को शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। अन्नदाता किसान अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज है। दुनिया भर के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले बुनकरों को अपने तथा अपने बच्चों के तन को ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं मिलता। आलीशान महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई गंदी बस्तियों में रहते रहते मर जाते हैं। इसके विपरीत शोषक पूंजीपति समाज के जोंक अपनी सनक पूरी करने के लिए लाखों लुटा देते हैं। दोस्तों, भगत सिंह की क्रांति समाज की इन विषमताओं को मिटाने के लिए थी। अपने बयान के आखिर में वे कहते हैं, क्रांति मनुष्य का वह हक है जो छीना नहीं जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना करना। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति के इस पावन महायज्ञ में हम अपनी जवानी की आहुति देने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के उस ऐतिहासिक बयान के अंश। यदि आपकी रुचि पूरा बयान पढ़ने में है, तो नेशनल आर्काइव्स के ऑफिशियल पोर्टल अभिलेख पटल पर अंग्रेजी में इसकी मूल कॉपी उपलब्ध है। आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में भी इसका अनुवाद अनेक किताबों में हुआ है, जिनका नाम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इनमें से किसी भी किताब को बाजार से खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। यदि भगत सिंह के इस बयान ने आपको उद्वेलित किया हो, तो इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि उस युग दृष्टा के अनमोल विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अब कर लीजिए। अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। अगले सप्ताह शनिवार को सायं ठीक 5 बजे इस क्रांति यात्रा के अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे, जिसमें बात होगी असेंबली बम केस में आए अदालत के फैसले पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।